हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम स्ट्रेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। फाइन। तो स्ट्रेस एक ऐसा एक टॉपिक बन चुका है, या स्ट्रेस एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको स्टडी करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्ट्रेस के होने से एक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फाइन। और उसके इम्पैक्ट पड़ने से सिर्फ उस पर पर्सनली नहीं बल्कि उससे एसोसिएटेड जो लोग होते हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। फाइन। तो अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो ऑब्वियसली मैं अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ, और मैं अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आएगा उसका। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस लेवल की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो और प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़े। तो देखो, इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल कि हम स्ट्रेस को एलिमिनेट कर सकें, हम स्ट्रेस को बिल्कुल हटा सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन में से। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, बट ऑब्वियसली वी कैन कंट्रोल और वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल। फाइन। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इस टॉपिक को डाला गया ताकि हम पढ़ सकें कि भाई स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है, स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से इम्पैक्ट क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन पे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम स्ट्रेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। देखो, स्ट्रेस तो हमने बहुत हम बहुत बार सुनते हैं कि स्ट्रेस हो रखा है, या इसको स्ट्रेस है, या इस पर्सन को स्ट्रेस है, या इस स्ट्रेस की वजह से इसमें ऐसा हो गया, एंजाइटी, ये सब टॉपिक्स तो हम बहुत पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली स्ट्रेस होता क्या है। तो देखो, स्ट्रेस क्या होता है। बेसिकली जब एक पर्सन की लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, या उसको कोई भी ऐसी डिमांड आती है उसकी लाइफ में जो उसको लगता है कि वो पूरा नहीं कर सकता, या जो उसको लगता है कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस डिमांड को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। सपोज़ मैं टीच कर रही हूँ, ठीक है। सपोज़ मुझे बोला गया कि आपको मैं एक कॉलेज में टीच करती हूँ, मुझे बोला गया कि कल आपको ये पर्टिकुलर क्लास का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरा कितना पोर्शन हो गया, मुझे लास्ट मोमेंट पे पता चल रहा है कि कल एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। मैंने देखा कि मैंने कितना पोर्शन बच्चों को पढ़ा दिया है। तो मुझे समझ में आया कि मैंने तो बहुत अभी कम पढ़ाया है ना, अभी तो बहुत सारा पोर्शन बच्चों का बचा हुआ है और कल एग्ज़ाम लेना है। फाइन। तो अब इतना सारा पोर्शन में एक दिन में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाऊंगी और बच्चे किस तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया कि सिचुएशन की डिमांड क्या है कि कल आई हैव टू कंडक्ट एग्जाम। ठीक है, ये तो सिचुएशन की डिमांड होगी कि टुमारो आई हैव टू कंडक्ट एन एग्जाम। फाइन। अब वो देखो कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आज में वो सारा पोर्शन खत्म करा के कल उसका एग्ज़ाम ले पाऊँगी। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऑब्वियसली ऐसा ये इतना रेलिवेंट नहीं है कि भाई आज आपको बोला जाए और कल आपको एग्ज़ाम लेना है, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ कि सिचुएशन की डिमांड क्या है, कल मुझे एग्ज़ाम कंडक्ट करना है और आज मुझे पता है कि आज मेरा इतना सारा पोर्शन बचा है कि मैं कल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकती। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया कि सिचुएशन की डिमांड और मेरी कैपेबिलिटीज़ जो थी वो मैच नहीं हो पाई। जहाँ वो मैच नहीं हो पाई वहाँ क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे स्ट्रेस हो जाएगा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। या एक और एग्जांपल लो। सॉरी। आपकी आपकी फैमिली में सपोज़ कोई फंक्शन है, ठीक है। आपको लगा था कि आप टाइम पे पहुंच जाओगे और आके अपना प्रिपरेशन कर लोगे और कल एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिल गया, है ना। आपको पहुंचते पहुंचते बिल्कुल रात हो गई, सुबह आपका एग्ज़ाम है ना। अब क्या हो गया कि सिचुएशन की डिमांड क्या है कि कल तो एग्ज़ाम देना है, लेकिन हम उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारी एबिलिटी है कि हम रात भर जाग के उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो नहीं है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। मुझे पता है कि मैं रात भर जाग सकती हूँ तो स्ट्रेस लेवल उस टाइम पे कम होगा। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मे बी डिस्क्राइब्ड एज डिस्टर्बेंस एट द मेंटल और बॉडी लेवल कॉज ड्यू टू, क्यों होता है स्ट्रेस, कॉज ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन द डिमांड द सिचुएशन मेक्स अपॉन एन इंडिविजुअल एंड वेदर द इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू मीट दोज डिमांड। मतलब कि डिफरेंसेस जो है डिमांड, डिफरेंसेस जो आ जाते हैं किसमें, डिमांड सिचुएशन मेक्स अपॉन एन इंडिविजुअल, कि एक सिचुएशन ने एक पर्सन से क्या चीज़ डिमांड की, एंड वेदर द इंडिविजुअल हैज़ द एबिलिटी, और उस इंडिविजुअल के पास एबिलिटी है कि वो उस डिमांड को पूरा कर पाएगा। अगर एबिलिटी है तो स्ट्रेस नहीं होगा, अगर एबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा। इफ द इंडिविजुअल फील्स दैट ही कैन मीट दोज डिमांड्स देन ही विल नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रेस। अगर एक इंडिविजुअल को लगता है कि येस मैं उस डिमांड को पूरा कर सकता हूँ तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा।
However, if he feels that he wouldn't be able to cope up with the demands, then he'll experience stress. अगर उसको लगता है कि नहीं, जो सिचुएशन मुझे दे दी गई है वो मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता, तो उसको स्ट्रेस हो जाएगा। तो होप स्ट्रेस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर स्ट्रेस का मीनिंग क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे देखते हैं हम। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आप बोलोगे स्ट्रेस भी पॉजिटिव हो सकता है, तो ये स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है और स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लो कि सॉरी, अगर मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं बिल्कुल टेंशन ही ना लूँ, मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ, ठीक है, चलो कल एग्ज़ाम है ना, देखेंगे वहाँ पे कॉपी हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी तो ठीक है पास हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे आराम से। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो बहुत ही फ्री माइंड थी, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो ये भी नहीं, मतलब मैंने तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करी एग्ज़ाम के लिए, मैं तो कुछ रेडी मतलब पढ़ भी नहीं रही हूँ, कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑब्वियसली पेपर देने जाऊँगी, एग्ज़ाम में बैठूँगी, कुछ नहीं करूँगी और फेल हो जाऊँगी, है ना? तो बिल्कुल स्ट्रेस ना लेने की वजह से क्या हो गया, रिजल्ट्स तो बिल्कुल ज़ीरो आ गए, है ना? तो स्ट्रेस होना एक लेवल तक ज़रूरी भी होता है। अगर मैं थोड़ा बहुत टेंशन लूँगी कि भाई कल एग्ज़ाम है, पढ़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाऊँगी, तभी तो सक्सीड हो पाऊँगी, तभी तो आगे बढ़ पाऊँगी। तो स्ट्रेस एक लेवल तक होना बहुत ज़रूरी होता है एंड स्ट्रेस अप टू एन लिमिट इज़ बेनिफिशियल ऑलवेज़, ठीक है? अगर हम एक लिमिट तक स्ट्रेस लेंगे तो बेनिफिशियल भी रहेगा। बट येस, अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, कल तो एग्ज़ाम है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं सारा दिन यही सोचती रहूँ बस कल तो एग्ज़ाम है, कैसे करूँगी, कैसे होगा, कैसे कैसे पेपर दे पाऊँगी, कैसे पास होंगी, कैसे पढ़ूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कब ख़त्म करूँ। तो इतना जब मैं सोचती रहूँगी तो दैट मीन्स उस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, मैं पूरा दिन भी वेस्ट कर दूँगी, अपना पूरा दिन यही सोचती रह जाऊँगी कि मैं कैसे करूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा या मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, यही सोचती रहूँगी, तो फिर मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी। तो स्ट्रेस जब तक एक लिमिट में होता है दैट इज़ ऑलवेज़ बेनिफिशियल। तो इसलिए स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी होता है। स्ट्रेस लूँगी तो ही आगे पढ़ पाऊँगी, तो ही आगे सक्सीड कर पाऊँगी। अब सपोज़ मैं एग्जांपल लेते हैं, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। अब जनरली हमने सुना होगा कि मार्केटिंग में क्या होता है, हमें टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं, टारगेट तो हमें कुछ ना कुछ मिलते ही हैं। ठीक है, अब सपोज़ मुझे टारगेट दिया गया कि आपको 50,000 यूनिट्स जो हैं वो 1 महीने में सेल करनी है। ठीक है, अब मैं सोचूँ 50,000 यूनिट 1 महीने में सेल करनी है, नहीं नहीं मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं नहीं कर सकती। मैं घर से निकल रही हूँ, मैं यही सोचती रहूँ नहीं हो ही नहीं पाएगा, नहीं कर सकती, नहीं हो पाएगा, तो मतलब वो मैं क्या हो गई उस टाइम पे, बहुत नेगेटिव हो गई। ठीक है, और मैं उसी टेंशन में अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। तो ये क्या हो गया, जब स्ट्रेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, स्ट्रेस ने मेरे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई कर लिया मैंने, मैं सिर्फ यही सोचती रही कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लूँगी तो क्या होगा, हाँ ठीक है अभी तो 1 महीना पड़ा है, आराम से देखेंगे, हो जाएगा 10 दिन में, लास्ट के 10 दिन में कर देंगे, लास्ट के 10 दिन आ गए तो लास्ट के 5 दिन में कर देंगे, बस मैं यही सोचती रह गई और टाइम आ गया और मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। दैट मीन्स मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया था। बट एक लेवल तक अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो क्या होगा, ठीक है, अब मुझे पता चला कि मुझे 1 महीने बाद 50,000 की सेल अचीव करनी है, तो मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग से ही एक अपना शेड्यूल बना के रखूँगी कि मुझे 5 तारीख तक कितना टारगेट अचीव कर लेना है, 10 तक कितना कर लेना है, नहीं हो रहा तो क्या आगे स्ट्रैटेजी बनाऊँ कि मंथ एंड तक उसको कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं उसकी प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग करके काम कर रही हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं वो स्ट्रेस ले रही हूँ दैट इज़ अप टू एन लेवल, अप टू एन एक्सटेंट। एक एक्सटेंट तक जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, उसकी वजह से हम अपने काम में आगे सक्सीड होते हैं। तो स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एंड स्ट्रेस कैन बी नेगेटिव एज वेल। एंड अब अभी हमें ये क्लियर हो गया है कि स्ट्रेस अप टू एन लेवल इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अगर हम स्ट्रेस को एक लेवल तक ले रहे हैं, अगर एक लिमिट तक ले रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आता कहाँ से है, क्या सोर्सेज क्या है स्ट्रेस के? तो बेसिकली दो टाइप के सोर्सेज हम इसमें पढ़ेंगे, पर्सनल स्ट्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। पर्सनल स्ट्रेस मीन्स जो हमारी पर्सनल लाइफ से हमें आता है, फाइन। कई बार स्ट्रेस हमें एनवायरनमेंट की वजह से भी आ जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉइस है तो भी हमें स्ट्रेस हो सकता है उस चीज़ से भी। कल एग्जाम है, बाहर से बहुत शोर आ रहा है, तो एनवायरनमेंट की वजह से भी कई बार हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो बेसिकली हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रेस पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो हम इसमें बेसिकली दो टाइप के स्ट्रेस पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट इज अवर पर्सनल स्ट्रेस एंड सेकंड इज अवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। तो पर्सनल स्ट्रेस क्या होता है, जो पर्सनल लाइफ की वजह से आता है। जैसे कि सपोज
जैसे कि सपोज़ कि मेरी फैमिली में फाइनेंशियल इशू चल रहा है, ठीक है? मेरे पास पैसे की कमी हो रही है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है मेरे पास, तो वो मेरा पर्सनल लेवल का स्ट्रेस है, ठीक है? फैमिली में मेरी आपस में मतलब मेरे ब्रदर के साथ या सिस्टर के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल्सो मेरा पर्सनल है वो, मेरा पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो पर्सनल स्ट्रेस होता है जो आपके पर्सनल रीज़न्स की वजह से आपको होता है, जिसमें कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम लिख सकते हैं, जिसमें कि हम फैमिली प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं कि आपकी फैमिली में आपके रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं और फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये भी, ठीक है? और कई बार हमारा जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे भी लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है? जेंडर के बेसिस पे भी, जिसको हम बोल सकते हैं कि जेंडर के बेसिस पे भी लोगों को स्ट्रेस हो जाता है कि भाई तुम फीमेल हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम यहाँ नहीं जा सकते, वो इस जॉब में नहीं जा सकते, तो इसकी वजह से भी लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस देखो क्या होता है कि जो स्ट्रेस हमें ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, हमारी कंपनी से मिलता है, हमारे जॉब एनवायरनमेंट से मिलता है, वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं? फर्स्ट इज योर ऑक्यूपेशन की डिमांड। हमारी ऑक्यूपेशन की डिमांड, ऑक्यूपेशन मतलब जिस प्रोफेशन में हूँ मैं, वहाँ की जो डिमांड कैसी है। सपोज एग्जाम्पल लो, मैं पायलट हूँ, ठीक है? अब अगर मैं एज अ पायलट प्लेन को उड़ा रही हूँ और मैं खुद स्ट्रेस में हूँ, तो भाई मेरी जान के साथ साथ बहुत लोगों की और जान भी मेरे साथ जुड़ी हुई है उस टाइम पे, है ना? मैं ही स्ट्रेस में होंगी, मेरा ही माइंड कहीं और होगा और मैं प्लेन को क्या कर दूंगी, मैं तो क्रैश कर दूंगी ना, ठीक है? तो इसलिए ऑक्यूपेशन आपका कैसा है, उसकी वजह, ऑक्यूपेशन की डिमांड आपसे क्या है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। अब आपको हर टाइम जो है, मतलब हर टाइम आपको उस टाइम पे क्या है कि आपको हर टाइम फोकस करना है, हर टाइम आपको ध्यान देना है ना? अब सपोज एग्जांपल लो कि एज अ टीचर मुझे पता है कि मुझे 6 महीने में ये पोर्शन कंप्लीट कराना है और 6 महीने बाद बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो उनको उसमें करना है। तो ठीक है, आज मैं नहीं पढ़ा पाई या कल मैं नहीं पढ़ा पाई, तो मुझे पता है कि मैं उस चीज़ को बैलेंस कर लूंगी। लेकिन पायलट का कैसा काम है, उसको पता है कि उसको हर टाइम क्या करना है, फोकस में रहना है, हर टाइम ध्यान देना है। पुलिस मैन है, उसको हर टाइम अपनी ड्यूटी पे बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है? फायर फाइटर्स हैं, उनको बहुत केयरफुली काम करना है। तो ऑक्यूपेशन की डिमांड कैसी है, आप किस प्रोफेशन में हो? कई जो प्रोफेशन होते हैं वही बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, ठीक है? और कई प्रोफेशन जो होते हैं जहाँ पे आप रिलैक्स होकर काम कर सकते हो। तो आपके ऑक्यूपेशन की वजह से भी आपको कई बार स्ट्रेस हो जाता है। Second is personal versus organizational life. Look, there are times when family and personal needs interfere with organization demand. कई बार क्या होता है कि हमारी जो फैमिली की या हाँ, जो हमारी जो पर्सनल नीड्स होती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के साथ क्लैश कर जाती हैं। अब देखो क्या हुआ कि एक बंदे को बोला गया कि आपकी प्रमोशन हो गई है और आपको इस प्रमोशन के लिए किसी और कंट्री में जाके काम करना होगा आपसे, ठीक है? तो आप इमीडिएटली जाओ और वहीं पे अपना अपना काम स्टार्ट कर दो, ठीक है? लेकिन ये क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड थी। और ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या थी कि आपको आपको प्रमोशन मिल गया है और आपको कहीं और जाके अब वहीं पे जाके अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि चलो भाई मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं फॉरेन भी जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे ही अब काम करना होगा। लेकिन हुआ क्या कि यहीं इंडिया में ही आपकी मदर या कोई भी फैमिली मेंबर है जो बीमार पड़ गया है, ठीक है? और आपको उनके टेक केयर के लिए घर पे रुकना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगी कि आपकी पर्सनल और आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में क्या हो गया, क्लैश हो गया। पर्सनल लाइफ क्या बोल रही है कि नहीं नहीं आप यहाँ से अभी नहीं जा सकते, आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ क्या बोल रही है कि आपको प्रमोशन मिल गया, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आपको फॉरन असाइनमेंट मिल रहा है, तो यू हैव टू गो। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। सॉरी। थर्ड इज करियर कंसर्न। कई बार क्या होता है कि हमने अपने करियर को लेके बहुत कुछ सोच रखा होता है, ठीक है? तो अनफुलफिल्ड करियर एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होती है स्ट्रेस के हो जाने का, ठीक है? अगर हमें मतलब हमें पता है कि मुझे ये बनना था, मुझे ये करना था, मुझे अपनी लाइफ में यहाँ पहुँचना था, वहाँ पहुँचना था, लेकिन हुआ क्या कि मैं वो सब कुछ अभी नहीं कर पाई, ठीक है? तो अब मुझे लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है मेरे पास, ये मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, आप अपने करियर की कंसर्न में स्ट्रेस ले लेते हो बहुत ज़्यादा। तो करियर कंसर्न एक मेजर रीज़न है स्ट्रेस के होने का। नेक्स्ट इज रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखो जैसे सपोज
देखो, members of organization often experience role conflict when different people have different expectations from them. ठीक है, कई बार क्या होता है कि रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं वो रोल कन्फ्लिक्ट फेस करते हैं जब अलग अलग लोगों को उनसे अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, क्लास में एक लीडर बना दिया। ठीक है, सॉरी, क्लास में एक लीडर बना दिया। अब लीडर जो है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो क्लास में कुछ भी होगा, कुछ भी क्लैश हो रहा है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपस में स्टूडेंट्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, जो भी हो रहा है वो मुझे आके बता देगा, इन्फॉर्म करेगा कि ये आपकी क्लास में मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, वेयर एज जो उसके क्लासमेट्स हैं वो उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तो हमारा क्लासमेट है, जो भी क्लास में बातें हो रही हैं वो सब हम तक ही रखेगा। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा कई बार हो जाता है कि भाई अगर अगर आप एक सुपरवाइजर हो और आपने अपने इमीडिएट जो आपका बॉस है उसको सब बता दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा ऐसा एम्प्लॉयज इस तरीके से ये सब एम्प्लॉयज पॉलिटिक्स कर रहे हैं या ये चल रहा है वो चल रहा है, अगर आपने बता दिया तो आपके जो साथ जो काम करने वाले जो आपके पीएस है, कलीग्स हैं, वो आपको क्या कहेंगे कि ये तो चमचा है बॉस का, है ना। लेकिन वो क्या है, उस टाइम पे आप बाउंड हो, क्योंकि एज ए सुपरवाइजर, क्योंकि एज ए टीम लीडर आपको वो आगे बात बतानी भी है और आपको उस चीज़ को हैंडल भी करना है, क्योंकि आप लीडर हो तो आपको उसे संभालना है सब कुछ को। तो यहाँ क्या हो गया कि ये रोल कन्फ्लिक्ट हो गया। एक रोल जो था वो आपको क्या कह रहा है कि आप क्लास के लीडर हो, लेकिन वो तो आप उसी क्लास का पार्ट, आप उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में आप पढ़ रहे हो तो आपको उनके साथ भी रहना है। लेकिन एज अ आपको अगर मैंने लीडर बना दिया क्लास का, तो एज अ लीडर आपको उस टाइम पे टीचर को भी सब कुछ इन्फॉर्म करने की ड्यूटी बन गई है। तो दैट इज़ रोल कन्फ्लिक्ट, कि आपका जो रोल है वो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, कि मेरी आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं, स्टूडेंट्स की आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप बीच में कन्फ्यूज हो जाओगे एंड दैट कैन लीड टू स्ट्रेस। तो ऑर्गेनाइजेशन में रोल कन्फ्लिक्ट की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट इज रोल एम्बिग्यूटी। रोल एम्बिग्यूटी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमें क्लियर पिक्चर नहीं बताई जाती है कि हमें करना क्या है, हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस काम किस ड्यूटीज़ के लिए हमको पर्टिकुलर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस स्ट्रेस व्हेन दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद अ क्लियर पिक्चर अबाउट देयर वर्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, वही सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता था कि मेरा काम क्या है, मुझे क्लास में जाके पढ़ाना है, लेक्चर लेना है और पोर्शन कंप्लीट कराना है एंड क्लास में एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एग्ज़ाम्स आने से पहले मुझे बोला गया कि पूरे साल आपने बच्चों के कब कब टेस्ट लिए उसका पूरा रिकॉर्ड हमें चाहिए, कितने अटेंडेंस होती थी डेली की वो हमें चाहिए। ठीक है, अब मुझे लगा कि ये तो सब मैंने मेंटेन ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये भी करना है ना। तो अब मुझे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे 2 दिन बाद वो लिस्ट सबमिट करनी है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में और अभी तक तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी और मैंने ये सब बनाया नहीं। तो अब मैं एकदम से कैसे सब बच्चों का रिकॉर्ड लूँ, कैसे सब डेटा लाऊँ, कहाँ से अरेंज करूँ, कैसे काम करूँ। तो ये क्या हो गया, रोल एम्बिग्यूटी, व्हेन आई वाज़ नॉट अवेयर कि मेरी ड्यूटीज़, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या है। तो इसीलिए ही बोलते हैं कि जब भी आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हो, रिक्रूट करते हो, तो उसको सबसे पहले उससे जो आपकी रियल एक्सपेक्टेशंस है वर्क को, ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके हमें सबसे पहले वो क्लियर करनी चाहिए, ताकि बाद में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अब ऐसा हो गया तो इससे क्या होगा, आई विल बी इन स्ट्रेस, कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और उसकी वजह से मैंने वो काम नहीं किया और अब मुझे उसका स्ट्रेस हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस के हमने कौन कौन से पॉइंट्स कर लिए। फर्स्ट इज ऑक्यूपेशन डिमांड। आपका ऑक्यूपेशन ही अगर ऐसा है जिसमें आपको हर टाइम बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन कई बार क्लैश हो जाती है, कई बार मैच नहीं कर पाते, आप बैलेंस नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ कुछ और बोलती है, पर्सनल लाइफ कुछ और बोलती है, तो भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। करियर कंसर्न, आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, या आप अपने करियर में जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच नहीं पाते हो, जहाँ खुद को देखना चाहते हो वहाँ नहीं रीच कर पाते हो, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट मतलब आपसे सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू। ठीक है, कुछ लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको किसके हिसाब से क्या रोल के हिसाब से काम करना है। तो दैट इज रोल कन्फ्लिक्ट। वेयर एज नेक्स्ट इज रोल एम्बिग्यूटी। रोल एम्बिग्यूटी क्या होता है, जब आपको ही एग्जैक्टली नहीं पता कि आपकी आपकी वर्क, आपकी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस।
फाइन, तो अब तक के जितने भी पॉइंट्स कराए हैं होप क्लियर हो गए होंगे. इफ़ इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो. आई श्योरली ट्राई कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं. तो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट बिफोर मूविंग प्लीज़ सब्सक्राइब. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ओवरलोड एंड वर्क अंडरलोड. वर्क ओवरलोड क्या होता है? जब आपके पास बहुत सारा काम होता है, बहुत प्रेशर होता है ना, तो वर्क ओवरलोड हो गया. ओ माय गॉड, इतना काम है, कैसे करूँ. जब इतना सारा काम हो जाता है तो क्या होता है? ऑब्वियसली स्ट्रेस हो जाता है. इतना सारा काम करना है, कल ये फाइल भी सबमिट करनी है, वो फाइल भी सबमिट करनी है, ये वर्क भी बड़ा है, इसको भी कंप्लीट करना है, तो स्ट्रेस हो जाता है. वेयरएज़ वर्क अंडरलोड क्या होता है? जब काम है ही नहीं, बहुत कम काम है. अब आप बोलोगे काम है ही नहीं तो फिर क्यों स्ट्रेस हो रहा है? भाई फिर तो रिलैक्स होकर बैठो ना, फिर तो स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए. अब पता है क्या स्ट्रेस होगा? अब होगा इतना कम काम है मेरे पास, ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल तो नहीं देंगे. इसके पास तो इतना काम नहीं है, अननेसेसरी इसको इतनी सैलरी क्यों देनी है, निकाल देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका काम तो बाकी लोगों में डिवाइड कर देंगे. तो ये भी तो एक स्ट्रेस का पॉइंट है ना. ठीक है, तो वर्क ओवरलोड मतलब जब आपके पास बहुत सारा स्ट्रेस होता है, लीड्स टू जब आपके पास बहुत सारा काम होता है तो लीड्स टू स्ट्रेस, उससे आपको स्ट्रेस हो जाता है. वेयर जब आपके पास बहुत कम काम होता है दैट ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो जाता है. नेक्स्ट इज वर्किंग कंडीशंस. अगर आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है ना, हम काम करते हैं तो हमें एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छी कंडीशंस मिली हो जहाँ हम काम कर रहे हैं. ठीक है, एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, या बहुत ज़्यादा ठंड है, पुअर लाइटिंग, लाइट अच्छी नहीं है, स्मेली एरिया, नॉइसी एरिया, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमें स्ट्रेस करा देते हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन ही अच्छी नहीं है, तो हम वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे. तो दैट ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज. अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो पे इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब सेम लेवल पे आप हो, सेम पोजीशन पे आप हो, सेम एक्सपीरियंस आपके पास है और आपको कम सैलरी मिल रही है, वेयर सेम आपकी लेवल का एक और कोई कैंडिडेट है, कोई और एम्प्लॉय है, वो आपकी एक्सपीरियंस पे आपकी जितने काम पे ही ज़्यादा सैलरी दे रहा है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इसका मतलब अच्छी नहीं है ना, किसी को कितना सैलरी दे रही है, किसी को कितना दे रही है. तो उस टाइम पे हमें स्ट्रेस हो जाता है कि इतना ही काम मैं भी कर रही हूँ, इतना ही काम सामने वाला बंदा भी कर रहा है, उसको मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, मुझे कम मिल रही है. तो ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेस का इशू हो जाता है. तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर पॉलिसीज अच्छी नहीं है, जैसे कि पे इनइक्वालिटीज़ होगी, जैसे कि इनफ्लेक्सिबल रूल्स, कभी किसके लिए कैसा रूल है, किसके लिए कैसा रूल है, आज कोई रूल बना रहे हैं, कल कोई रूल बना रहे हैं. ठीक है, बेसिकली अगर आपकी जो शिफ्ट्स में भी है, उसमें भी रोटेशन शिफ्ट में भी अगर प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी किस शिफ्ट में बुला लिया, कभी कैसे बुला लिया, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस. अनफेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में आपकी परफॉर्मेंस को सही तरीके से नापा नहीं जा रहा, सही तरीके से देखा नहीं जा रहा है कि आप कैसा काम कर रहे हो. बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो भी आपको उसका एप्रिसिएशन नहीं है. ठीक है, प्रमोशन पॉलिसीज़ प्रॉपर नहीं है. तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है तो भी हमें स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस होता है. तो होप क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो आई कम अप विद कि अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर भी तो करना है ना. ये तो सारे रीजंस हमने पढ़े हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को स्ट्रेस होता क्यों क्यों है. अब हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि हम इन स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं, हम इन स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं. ऑब्वियसली मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में ही बताया कि हम स्ट्रेस को कभी भी एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो उसको रिड्यूस करने के क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद दोज पॉइंट्स. तो टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.